मुलाकात के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के नए नवेले सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी मौजूद हैं। पुष्कर धामी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद आप पहली बार दिल्ली आए हैं। कल आपके कई अहम कार्यक्रम रहे, आप प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हुई। किस तरह की ये मुलाकात हुई और स्टेट के लिए सेंट्रल लीडरशिप का क्या विजन इस मुलाकात में निकल कर आया? देखिए, मैं सबसे पहले तो शिष्टाचार बस भेंट करने आया था, क्योंकि एक सैनिक के पुत्र को जो पिथौरागढ़ जैसे दूर दराज इलाके में पैदा हुआ और खटीमा जैसी जो सीमांत नेपाल से लगा हुआ तराई का क्षेत्र है, वहाँ से वो मेरी कर्मस्थली है और उन्होंने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं उनका धन्यवाद करने के लिए आया था, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे केंद्रीय मंत्रियों का, राष्ट्रपति जी का, सभी का। और उसके साथ साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत काम पहले से ही चल रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितना काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। देश के इतिहास में पहले लोग केवल बातें करते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद केवल कामों के शिलान्यास नहीं हुए, उनके लोकार्पण हुए। यानी कि जो काम जिनकी शुरुआत हुई है उनको पूरा किया गया है। तो उन्हीं के संबंध में और कुछ नई चीज़ें थी उनके संबंध में, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो केदारनाथ की बात हो, चाहे हमारी कांवड़ यात्रा की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, चार धाम यात्रा की बात हो, उन सब पर भी मैंने मार्गदर्शन लिया है। कांवड़ यात्रा का इम्पैक्ट आपने जिक्र किया, तो मैं अगला सवाल उसी को लेकर आऊंगी, क्योंकि लोगों के मन में अभी कई सवाल हैं। यूपी ने एक फैसला लिया, लेकिन पहले सरकार को ये लग रहा था कि हम अभी कांवड़ यात्रा के लिए उतने अभी कम से कम तीसरी लहर को देखते हुए हम ये फैसला ना लें। लेकिन अब अगर आप उसके लिए विचार बना रहे हैं या मन बना रहे हैं, तो वो जमीन पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा? सरकार के पास उसकी क्या प्लानिंग है, या इस पर आपने कोई क्लियर फैसला अभी ले लिया है? क्या तस्वीर है अभी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांवड़ यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ हमको लोगों की जान माल पर कोई खतरा ना आए। क्योंकि कांवड़ यात्रा कोई 1 लाख 2 लाख लोगों की यात्रा नहीं है, ये कई करोड़ों की यात्रा है। और इसमें हम तो उत्तराखंड के जो लोग हैं या उत्तराखंड जो राज्य है उसमें केवल एक होस्ट के रूप में है। उसमें हरियाणा भी है, उसमें दिल्ली भी है, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या है, मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। तो हम तो होस्ट के रूप में हैं। और लेकिन हमें देखना यह है कि यात्रा चालू होने से लोगों के जान माल पर कोई खतरा ना आए, जो कोरोना की बात है वो ना फैले। तो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की रक्षा करना। और देखिए, श्रद्धा और आस्था का विषय है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर किसी की जान जाएगी कांवड़ यात्रा से। लेकिन धामी जी, देखिए, अभी क्योंकि कुंभ भी हुआ था, मैं खुद उस समय वहां पर गई थी, और लगातार ये कहा गया कि कुंभ के दौरान जो भी एसओपीज थे, पुलिस प्रशासन के लिए भी उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर करवाना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। कितने साधु संतों की जान भी गई उस समय। तो ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा करवाने का फैसला कंफर्म हो जाता है, तो जो दूसरे स्टेट से लोग आएंगे, तीसरी लहर के मद्देनजर क्या उत्तराखंड इस संकट के लिए तैयार है? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांवड़ यात्रा केवल उत्तराखंड की नहीं है। उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में, हम सभी राज्यों से बात करेंगे। अभी अधिकारी लेवल पर बातें हुई हैं, अगर उच्च स्तर पर बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी भी बात करेंगे। और हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल की रक्षा करें। ऐसी एक तस्वीर हमने देखा कि मसूरी में दिखाई दी, और उसे लेकर बड़ी चिंता भी देश भर में जाहिर की गई कि अगर इस तरह से लोग बेपरवाह होकर हिल स्टेशंस पर पहुंचने लगेंगे और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जहां ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ऐसे में जब बार बार जिक्र होता है गाइडलाइंस का पालन करें, तो क्या किसी लहजे में सरकार, चूंकि ये भांपने में कि इतने लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए क्या हम पहले से तैयार नहीं थे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद जो है, चूंकि वैसे तो चार धाम यात्रा बंद है और पर्यटक जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हमने आरटीपीसीआर अनिवार्य रूप से कर रखा है कि आरटीपीसीआर के बिना जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन जो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि अचानक खुलने के कारण से केवल बाहर के लोग नहीं, वो देहरादून और उसके आसपास के लोग भी जो है वो कैंपटी फॉल और मसूरी पहुँच गए थे। तो उसके कारण से अत्यधिक ज़्यादा एकदम से जो बाहर से आने वाले संख्या नहीं थी, वो उत्तराखंड के अंदर की संख्या थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है अभी नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब जो भी होटल है हमारे, वो 50% जो है क्षमता के आधार पर ही चलाए जाएंगे। और कोई भी अगर बिना मास्क के घूमेगा तो उसका चालान पहले से हो रहा है और मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हम लोगों का पूरा ध्यान है कि किसी भी तरीके से
लोगों को बचाया जाए। इसी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि धाबी जी, जब आपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है तो बड़ी उम्मीदों से पूरा उत्तराखंड इस वक्त आपको देख रहा है, और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि यूथ में एक अलग तरह की ऊर्जा और उत्साह है कि एक युवा चेहरा मुख्यमंत्री पद पर आया है। लेकिन हम देखते हैं कि आपसे ही पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, अब चाहे उनके एक बयान से एक विवाद हुआ, फटी जीन्स को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, यकीनन कहीं ना कहीं उससे एक मैसेज जरूर ये गया कि लड़कियों को लेकर, कि उनकी एक स्वेच्छा को लेकर, उनकी एक आज़ादी को लेकर अगर इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ऐसा बयान देंगे तो जमीन पर उसका क्या संदेश आएगा। अब आप जब लीडरशिप संभाल रहे हैं, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं और आपका विजन आगे क्या है? देखिए, मैंने हमेशा नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में काम किया है। मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, और सैनिक के बेटे के रूप में मैं जब छोटी सी जगह से निकल कर लखनऊ पढ़ने गया तो बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ सीखी, नई चीज़ें देखी। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, उस दौरान बहुत सारा हम लोगों ने संघर्ष किया। तो लेकिन धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से बढ़ता है, और निश्चित रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि नौजवानों के, युवाओं के, उत्तराखंड के अंदर जो हमारे सपने हैं, और उत्तराखंड राज्य बना है हमारा, वो हमारे शहीदों के कारण से। उत्तराखंड के शहीदों ने बहुत सपने उत्तराखंड राज्य के लिए सजोए थे। बहुत सारे उन्होंने जो है कल्पना की थी कि उत्तराखंड कैसा उत्तराखंड होगा। तो उसको बनाना है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है। और जो चीज़ें शुरू हुई हैं, यानी कि पिछले 4 सालों में मेरे से पहले वाले जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है सब लोगों ने। उन्हीं कामों को बढ़ाना मेरी प्राथमिकता में है, और हम लोग इसको सबको साथ में लेके करेंगे। लड़कियों को डरने की जरूरत तो नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं। और हमारा नया समय है, नए समय के हिसाब से नए विचारों को निश्चित रूप से स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने दिया जी जाएगा। बिल्कुल। जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं स्टेट में, उत्तराखंड में अगर सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का जो कार्यकाल है उसे पूरा नहीं कर पाया, और यही वजह है कि खास तौर पर अब जो ये बदलाव हुआ, बीजेपी के ऊपर भी कई आरोप लगे कि आपने इतनी बार लीडरशिप में इस तरह से परिवर्तन किया। सवाल ये उठता है कि जो ये प्रयोग हुए हैं, अब आप कैसे लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि प्रयोग हुआ, लेकिन अब उसके बाद जो आगे का समय है आप भरोसा करिए और उस हिसाब से काम होगा। इसके लिए लोग कम से कम उत्तराखंड वासी आश्वस्त रहें, या उन्हें ये ना लगे कि सत्ता का संचालन दिल्ली से हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 तारीख को मैंने शपथ ली है। शपथ लेने के बाद जिस प्रकार से हमने ब्यूरोक्रेसी हो या अन्य क्षेत्रों में नौजवानों, युवाओं के बारे में, उत्तराखंड की ज्वलन मुद्दों के बारे में, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे कांवड़ यात्रा का हो, चाहे 4 धाम का हो, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य हों, या हमारे अतिथि शिक्षकों से जुड़े हुए मामले हों, पुलिस की ग्रेड पे का मामला हो, या पॉलिटेक्निक के लोगों की जो समस्याएँ हैं उनके बारे में हो, तो सब पर हमने तत्काल शुरू किया है कि हम एकदम से उसमें कोई डिले नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने सभी अधिकारियों को, सबको कहा है कि हमारा काम केवल ये होना चाहिए कि हम समस्याओं को उलझाएं ना, बल्कि उनको सुलझाएं, समय पर उनको टाइम बाउंड करके उनका निस्तारण करें। जिस समय आपका नाम जब फाइनल हुआ और शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही थी, तो हमने देखा कि किस तरह से राज्य के भीतर ही विद इन पार्टी एक तरह की उलझन दिखाई दी, या एक तरह का आपको लेकर एक रिजर्वेशन दिखाई दिया सीनियर्स के भीतर। अब जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपने भी उस समय एक मास्टर स्ट्रोक दिखाया है कि आप जिस तरह से लोगों से मिलने गए, या आपने जिस तरह से संपर्क किया, तो कहीं ना कहीं उस चीज ने उस समय के लिए तो परिस्थितियों को सेटल डाउन कर दिया। लेकिन अब जो वक्त आपके पास है, आप मानते हैं कि ये सेटल डाउन हो गया है अगले 7-8 महीने के लिए भी? सभी लोगों और सारे सीनियर्स का आशीर्वाद है? नहीं, सारे सीनियर्स का आशीर्वाद है। मैं थोड़ा आयु उन लोगों से छोटा हूँ, वो उनका अनुभव भी ज्यादा है, सब लोग बड़े काबिल हैं, और सबका सहयोग लेकर, सबका मार्गदर्शन लेकर, आशीर्वाद लेकर, जो हमारे बड़े हैं छोटों को साथ में लेकर अच्छा काम करेंगे हम लोग। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, वो उनका ध्येय वाक्य, उसको चरितार्थ करेंगे। तो कैबिनेट के भीतर भी और पार्टी के भीतर भी हाँ, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आपको लगता होगा, देखिए आपको ये जरूर दिखाई दे रहा होगा कि पहले कुछ हो रहा है, लेकिन शाम होते होते आपको दिखाई दिया होगा सारे लोग शपथ में आ गए, सारे लोग जो है अपने अपने, तो घर में सब ठीक ठाक है? जी बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उत्तराखंड से आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं,
और वो अपना दिल्ली मॉडल लेकर फिर उत्तराखंड के पास जा रहे हैं। और उन्होंने तो ये ट्वीट किया कि अगर मुफ्त में बिजली दिल्ली वालों को मिल सकती है तो उत्तराखंड वालों को क्यों नहीं मिल सकती। इस स्टेटमेंट के जरिए उत्तराखंड में वो एक नई राजनीति या एक नए डिस्कोर्स को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे और कितना बड़ा चैलेंज आप आम आदमी पार्टी को मानते हैं? नहीं, उत्तराखंड में आए वो उनका स्वागत है, और उत्तराखंड के लिए अगर उनको कोई सुझाव लगते हैं तो अपने सुझाव दें। अगर उनको सुझाव अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से अमल करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन केवल देखिए, ऐसा है कि हमारा काम केवल चुनाव को ध्यान में रख के करना नहीं है। हमारा ध्यान है उत्तराखंड का विकास करना, उत्तराखंड के आम जनमानस की जो समस्या है उसका समाधान करना, उत्तराखंड के नौजवानों की, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना है। केवल चुनाव के लिए चुनाव करना या केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये बात उनका एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा वही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पर क्या आप ये मानते हैं कि उनके आने से राज्य में चुनावी परिस्थितियां बदलेंगी? क्या आप उन्हें एक चुनौती मानते हैं? देखिए, उत्तराखंड के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 से जब से मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी है, जितना काम हुआ है, चाहे आप ऑल वेदर रोडों को देख लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट से देखिए कि जो बिल्कुल आप समझ लीजिए धारचूला से आगे तक, और इधर हमारा जो है ऋषिकेश से लेकर बिल्कुल बद्रीनाथ और गंगोत्री तक के जितने मार्ग बने हैं, चाहे हमारे टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ का हो, चाहे हमारा जो है खटीमा से काशीपुर का हो, या हरिद्वार से लेकर जो है हमारा काशीपुर तक के मार्ग हों, नगीनाथ कोतवाली होते हुए, या देहरादून के हों, या आने वाले समय में आप देख रहे होंगे दिल्ली से देहरादून जाने वाले मार्ग हों, इतना अभूतपूर्व काम हुआ है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था जो काम हुए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग जानते हैं, उत्तराखंड के लोग इस केवल कोरी कोरी बातों पर नहीं आने वाले हैं कि जो केवल चुनाव के लिए आते हैं, जिनका भावनात्मक लगाव है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, वहां से एकदम गहरा रिश्ता है, उनसे लोगों का सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें लोगों के सामने हैं। धामी जी, आपने जब कुर्सी संभाली है, इसी दौरान हमने देखा कि एक मांग सोशल मीडिया पर बड़ा जोर पकड़ती दिखाई दी, राज्य में भी उसकी आवाज सुनाई दी, उत्तराखंड मांगे भू कानून हैशटैग करके ये ट्रेंड बकायदा सोशल मीडिया पर चला। आपकी भी यकीनन इस पर नजर गई होगी। और भू कानून को लेकर लोगों की जो चिंताएं हैं वो उनकी सांस्कृतिक पहचान से लेकर उनके अधिकारों से लेकर उनके जल जंगल जमीन पर उनके हक हकूक की बात है। लेकिन बीजेपी की ही सरकार में कानून को लचीला किया गया। आप जब अब सत्ता में आए, इस वक्त कुर्सी पर मौजूद हैं, और इस मांग को जब आप सुनते हैं तो आप लोगों को क्या आश्वासन इस पर देंगे? क्या बीजेपी का विजन हो सकता है लोगों के लिए जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए? नहीं, इस पर हम सभी लोगों से चर्चा करेंगे, और ये भू कानून की बात जो आई है उसकी समीक्षा करेंगे, और उसमें अगर कोई आगे जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। पर आपको लगता है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा जिस तरह से बाकी विपक्षी दल इसको उठा रहे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दे तो बाद में बनेंगे, अभी तो जो काम उत्तराखंड के हित में हो सकते हैं, उत्तराखंड के लिए जो जरूरी हैं, हम उन पर काम करेंगे। क्योंकि आप खुद खटीमा से विधायक भी हैं, और खटीमा अब एक वीवीआईपी सीट हो गई क्योंकि उसने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिया है। लेकिन जो ये सीमावर्ती इलाके हैं, 5 ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जो चाइना और नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, उन क्षेत्रों में खासतौर पर जिस तरह से आबादी घट रही है, इंसानी बस्तियां घट रही हैं, यकीनन है कि ये सामरिक लिहाज से भी चैलेंजिंग विषय है। तो ऐसे में आप क्योंकि खुद उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, आप वहां के बारे में कोई पॉलिसी मैटर या कोई आगे फर्दर प्लान ऑफ एक्शन लेकर आएंगे? मैं देखिए, शुरू से चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में तो आज हूं, लेकिन जब मैं एक विधायक के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में भी काम करता था, तब भी मैं मानता हूं कि सीमा पर काम करने वाले या सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं वो केवल एक नागरिक ही नहीं है, उसके साथ साथ वो सीमा के प्रहरी भी हैं। और इस ओर निश्चित रूप से मेरा पहले से भी ध्यान है, और हमारा प्रयास होगा कि आगे से जो वहाँ पलायन हो रहा है वो पलायन न हो। किस प्रकार से पलायन रुक सकता है, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो या स्वरोजगार के माध्यम से हो, उस दिशा में निश्चित रूप से ठोस कदम उठाएंगे। चलिए, ये तो तमाम ज्वलंत मुद्दों की बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपके व्यक्तित्व का कुछ और हिस्सा भी जरूर दर्शकों के पास जाए। अभी जिस तरह की तमाम बदलाव हुए हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी जो है बदलाव हुए होंगे, समय मिलता है परिवार के लिए या फिल्म्स देखने के लिए, या जो पहले के शौक थे उनके लिए? मंद मंद मुस्कान तो मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पर। नहीं, देखिए, फिल्म्स का शौक है? हाँ, फिल्म्स तो वैसे फिल्म सिनेमा में जाकर तो कभी नहीं देखी अभी इस दौरान, जब से
राजनीतिक क्षेत्र में आया, लेकिन घर में जो हमारी टेलीविज़न और उसके चैनलों में जो आता है उसमें रात को देर रात कभी कभी जब अगले दिन जल्दी नहीं जाना होता था तो देखते थे। अभी तो पिछले तो जब से 4 तारीख से ये जिम्मेदारी मिली है तब से तो बहुत मुश्किल है कि तो अखबार। पूरे सूबे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन घर में बच्चों का क्या रिएक्शन है? पापा कितने बदल गए हैं उनके लिए? नहीं, कल मैंने उनको बहुत दिनों बाद दोनों से बात करी, तो बेटे हैं तो वो बहुत दिनों से शायद अपनी माँ से कहते थे, लेकिन मेरे को देर रात 1 बजे तक मैं फ्री नहीं हो पाता था। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया तो दोनों बच्चे मेरे सो चुके थे। लेकिन कल शाम को मैंने मेरी जब सारी मीटिंगें पूरी हो गई रात को 10:30 बजे, तो मैंने अपनी माँ से भी और बच्चों से भी दोनों से बात करी। माँ का पहला रिएक्शन क्या था जब आपका नाम फाइनल हुआ इस पद के लिए? या कोई ऐसी बात जिन्होंने आपको कही हो, क्योंकि आप तो खुद सैनिक परिवार से आते हैं और ऐसे में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं आज मुख्य सेवक की भूमिका में आया हूं तो मेरी पार्टी का, मेरे विचार परिवार का, हमारे गार्जियनों का, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ में मेरे माताजी और मेरे पिताजी जो कि सैनिक थे, उनका भी बहुत, जो उन्होंने बचपन से मुझे अनुशासन सिखाया और जो समयबद्ध रहना सिखाया और कम बोलना और पूरा काम करना, ये सब मुझे विरासत में ये गुण उन्हीं लोगों से मिले हुए। तो माताजी का यही था, बेटा खूब अच्छा काम करना और सबकी चिंता करना, सबका भला करना, जितना हो सकता है अपनी तरफ से अच्छा करना। चलिए, माँ के आशीर्वाद तो आपके साथ है, लेकिन अब जो समय आपके पास इस वक्त मौजूद है चुनाव से पहले, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उस समय के लिए। और उत्तराखंड के लिए मैं तो यही, क्योंकि मैं खुद वहां से निवासी, तो मैं तो यही कहूंगी कि जरूर जो विकास की स्पॉटलाइट है वो आप उधर मोड़ते रहें और वहां के लिए आप काम करते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ आप सब लोगों से जो उत्तराखंड के बाहर अभी रहते हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, वो आएं और उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दें। मैं उन सबका स्वागत करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आज तक से बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री को आप आज तक पर सुन रहे थे। उनके पास अपना प्लान है, अपना विजन है स्टेट के लिए, लेकिन आगे चुनाव को लेकर जो चुनौतियां भी हैं उनका भी सामना करना है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्लानिंग में कुछ फैसले आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।